वेलकम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपन देख रहे थे ऑडिट चैप्टर 3 अपन ने कल चालू कर दिया था। ओके, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पार्ट अपन ने भी देखा था, ऑडिट एविडेंस को जस्ट चालू हो रहा था आई गेस। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मतलब क्या है कि ऑडिटर ने क्या कागजात रखने चाहिए। व्हाई डू वी नीड एन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन? क्योंकि वो बेसिस प्रोवाइड करता है कि अपन ने ऑब्जेक्टिव अचीव किया है और अपन ने स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग को फॉलो किया है एंड ALRR एप्लीकेबल लीगल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स को अपन ने फॉलो किया है, उसका वो प्रूफ है। कल मैंने पीयर रिव्यू का भी कॉन्सेप्ट बताया था तुमको कि एक सीए दूसरे बिजनेस को ऑडिट करता है तो सीए का भी ऑडिट कोई और करता है। एक सीए का ऑडिट दूसरा सीए करता है, उसको क्या बोलते हैं? पीयर रिव्यू। ठीक है, तो पीयर रिव्यू मैंने कुछ गलत काम नहीं किया है ये प्रूफ करने के लिए मेरे पास डॉक्यूमेंट्स होना। अगर मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं रहे तो वो सीए किसको कंप्लेन करेगा? तो सीए के पापा कौन है? आईसीएआई। तो आईसीएआई को वो कंप्लेन करेगा। तो व्हाट विल आईसीएआई विल डू? आईसीएआई अपने अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शंस ले सकती है। तो ऐसा ना हो, अगर ऐसा तुम चाहते हो तो तुम्हारे पास डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी है। उसके कुछ फायदे और कुछ फायदे हैं क्या? ऑब्वियसली बहुत सारे फायदे। प्लान परफॉर्म करने के लिए काम आता, डायरेक्ट एंड सुपरविजन के लिए काम आता, कौन किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो समझ में आता है, फ्यूचर ऑडिट्स के लिए काम आता है, क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं अपन, और जैसा पीयर रिव्यू बोला उसके लिए काम आता है। तो फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किस चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता है? फॉलोइंग फैक्टर्स: साइज, बिजनेस का साइज क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, उसमें रिस्क है कि नहीं, कुछ एक्सेप्शनल है क्या, ऑडिट एविडेंसेस जो मिले उससे कुछ सिग्निफिकेंस होता है क्या, क्या मेथोडोलॉजी अपन ने अपटेंड की, अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या ड्रॉ हो रहा है ऑडिट रिपोर्ट का, उसके ऊपर से ये सब चीज़ें डिसाइड होती है। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन: पेपर, इलेक्ट्रॉनिक दोनों फॉर्मेट में हो सकता है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड के कॉपीज ले सकते हैं, बट अकाउंटिंग रिकॉर्ड खुद उसका सब्सटीट्यूट नहीं है। मतलब अकाउंटिंग रिकॉर्ड खुद ऑडिट एविडेंसेस नहीं बन सकता, उसके कॉपीज लेके जा सकते हैं। ऑडिट फाइल में भी फोल्डर्स, फाइल्स, फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक कुछ भी हो सकता है, और हर ऑडिट की अलग अलग फाइल बननी चाहिए। असेंबली करते समय अपने को ऑडिट खत्म होने के 60 दिन के अंदर अंदर ऑडिट फाइल बनानी है और 7 साल तक, 7 ईयर्स तक रखनी पड़ेंगे जब से ऑडिट रिपोर्ट है। ऑडिट फाइलिंग ये कोई प्रोसीजर नहीं है या कोई कंक्लूजन नहीं है, इज जस्ट एन असेंबलिंग ऑफ अ फाइल। और ये याद रखो कि चेंजेस ऑडिट फाइल के टाइम, मतलब ओपिनियन चेंज नहीं होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस अपन कर सकते हैं। आफ्टर असेंबली वो डिलीट नहीं हो सकता 7 साल तक। एक बार देखो, बनते समय जो तुमको निकालना है डालना है वो सब करो, चेंजेस करो, पर एक बार फाइल बन गई, खत्म हो गया, 7 साल तक उसको अभी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। सिग्निफिकेंट मैटर्स का ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करना। अभी सिग्निफिकेंट मैटर्स मतलब क्या? सिग्निफिकेंट मैटर मतलब जहाँ पे तुमको रिस्क समझी या तुमको लगे मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, या कौन सी ऑडिट प्रोसीजर लगाते समय, अप्लाई करते समय मुझे दिक्कत जा रही है, या ऐसा कुछ इवेंट जिसकी वजह से मेरा ओपिनियन चेंज हो रहा है, ऐसे चारों चीज़ों को सिग्निफिकेंट मैटर्स बोलते हैं। सिग्निफिकेंट मैटर में चार कौन सी चीज़ें आ रही है? रिस्क बता रहे हैं, मिसस्टेटमेंट है, ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई नहीं हो रहे हैं, या मेरा ओपिनियन चेंज करने की ताकत रखता है, और या ईओएम में आता है। ईओएम मैंने कल एक्सप्लेन किया था। व्हाट इज ईओएम? एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ मतलब ऐसा जो ऑडिटर बोलता है कि इसके जैसे ओपिनियन चेंज नहीं हुआ, ओपिनियन चेंज नहीं हुआ, बट ये शेयर होल्डर्स को सुनना या देखना बहुत जरूरी है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। फिर एक्सटेंट ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। प्रोफेशनल जजमेंट डिपेंड करता है दो चीज, मतलब कंक्लूजन्स, ये रीइंफोर्समेंट ऑफ क्वालिटी, या ये तीन चीजें देख लो। फिर अपन ने देखा था डॉक्यूमेंटेशन बेसिस ऑफ ऑडिटर्स कंक्लूजन। व्हेनेवर, कब इंपॉर्टेंट है? जब सिग्निफिकेंट मैटर है ऑन। तो अपना जजमेंट है, जजमेंट सब्जेक्टिव होता है उसका प्रूफ करने के लिए, और ये क्या है कि फ्यूचर में कभी भी अगर कोई अपने ऊपर लांछन लगाए तो काम आता है। कंप्लीशन ऑफ ऑडिट मेमोरेंडम डॉक्यूमेंट, वो कंप्लीट करके रख दो कि मेमोरेंडम मतलब ऑडिट कैसा हुआ इन शॉर्ट। SQC1 स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है ना। और ऑडिट, ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ये ऑडिटर्स की प्रॉपर्टी है। ऑडिटर चाहे तो उसमें का कुछ पार्ट क्लाइंट को बता सकता है उसकी स्व इच्छा से, उसके जैसे ना वैलिडिटी ना इंडिपेंडेंस कुछ भी खतरे में नहीं आता है। फिर अपन ऑडिट एविडेंसेस पे आए थे। मैंने जैसा बोला था कल का और आज का लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए। ऑडिट एविडेंसेस क्या है? जब एग्जामिनेशन करते, एग्जामिनेशन करके ओपिनियन बनाते, ओपिनियन बनाने जिस बेसिस पे बनाते हैं उसको ऑडिट एविडेंसेस बोलते हैं। अपना अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि बैलेंस शीट ट्रू और फेयर है कि नहीं बताना।
अगर ये एग्जामिनेशन करके बताना, एग्जामिनेशन अगर तुम निग्लिजेंट लिए तो लीगल एक्शन तुम्हारे पे हो सकती है। एविडेंसेस कहाँ से ला सकते हैं अपन? एक तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड से ला सकते हैं, अदर इन्फॉर्मेशन से ला सकते हैं। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड में दो है, अकाउंटिंग एंट्रीज, एडजस्टमेंट्स। तो जो एडजस्टमेंट रिफ्लेक्ट नहीं होते, अकाउंटिंग एंट्रीज मतलब वाउचर्स वगैरह ये सब, और एडजस्टमेंट जो रिफ्लेक्ट नहीं होते, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स, ये सब चीजें। अदर इन्फॉर्मेशन में आते मिनट्स ऑफ द बुक्स, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। यहाँ मतलब यहाँ से ऑडिट एविडेंसेस अपन ला सकते हैं। दो तरीके, एक तो अकाउंटिंग, नहीं तो अदर देन अकाउंटिंग के अंदर दो। फिर देखे थे सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस। तो इसके अंदर सफिशिएंसी वर्ड जो है, सफिशिएंसी वर्ड वो क्वांटिटी को डिफाइन करता है एंड अप्रोप्रिएटनेस से क्वालिटी को डिफाइन करता है। तो अपने को अभी सबसे पहले ये देखना है कि ऑब्टेन फ्रॉम, कि कहाँ से ऑडिट एविडेंसेस लग सकते हैं। चार तरीके से, एक तो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करो और ऑडिट एविडेंसेस जमा करो, नहीं तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड में से जमा करो, जैसा ऊपर बोला। पिछले साल के ऑडिट से पढ़ के आइडिया लो कि किस तरीके से ऑडिट एविडेंसेस जमा करना है, या मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क उससे ले लो। मैनेजमेंट एक्सपर्ट एंड ऑडिटर एक्सपर्ट एकदम कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया था। अकाउंट्स हो, लॉ हो या टैक्सेशन हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट इज एन एक्सपर्ट। अदर एरियाज में वैल्यूएशन के केस में, या सी बेड के नीचे कितना पेट्रोकेमिकल है, ये सब मैंने बात किया था तब, वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है। उनसे पे अपन बात करके ऑडिट एविडेंसेस जमा कर सकते हैं। कहाँ से लेंगे? ये चारों जगह से लेंगे। कैसे हो सकते हैं ऑडिट एविडेंसेस? एक तो वो मैनेजमेंट के असर्शन को, मैनेजमेंट का असर्शन मतलब मैनेजमेंट का प्रूफ, मैनेजमेंट की जगह। एक तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, वो कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे मतलब उसके अगेंस्ट रहेंगे, या फिर उसको सपोर्ट या कॉर्बोरेट करेंगे। सपोर्ट मतलब साथ देना, और कोराबोरेट। तो कोराबोरेट मतलब मैंने तीन चीजें बोला थी, ऑडिट एविडेंसेस तीन टाइप के होते हैं। हाँ, कौन से? परसुएसिव, कंक्लूसिव एंड कोराबोरेटिव। परसुएसिव मतलब लेस देन 100%, कंक्लूसिव मतलब 100%, एंड कोराबोरेटिव मतलब एडिशनल, जो भी है उसके जगह एडिशनल सपोर्टिंग। से फॉर एग्जांपल स्कूल से तुमको चार पांच बच्चों को हकाल दिए, कुछ तो गलत किए बोल के, काम किए, लफड़े किए, तो एक बच्चा बोलता है कि सर हमने नहीं किया, दूसरा बच्चा हाँ सर हाँ सर, तो वो उसको हाँ सर बोलता है ना, उसको सपोर्ट देता है, दैट इज कोराबोरेट करता है। मर्डर सीन का एग्जाम्पल दिया था मैंने, मुझे जितना पता है। सीसीटीवी फुटेज मिला, दैट इज कंक्लूसिव ऑडिट एविडेंस। फिंगरप्रिंट्स मिले पर वो आदमी बाजू में नहीं मिला, दैट इज पर्सुएसिव। कोराबोरेटिव, जब सीसीटीवी फुटेज मिला उसके साथ वो वहां पे आई विटनेस था, तो आई विटनेस बिकम्स अ कोराबोरेटिव इवेंट। समझा? तो वो है ऑडिट एविडेंसेस। ऐसे तीन टाइप के ऑडिट एविडेंसेस होते हैं। ऑडिटर का काम क्या है? ऑडिट एविडेंस जमा करना, ऑडिट एविडेंस को स्टडी करो और ओपिनियन। अल्टीमेटली अपने को पैसे किस चीज के मिल रहे हैं? वेरी गुड, ओपिनियन के। ओपिनियन किस बेस पे रहेगा? एविडेंस। और एविडेंस हाथ में आने के बाद उसको सोचो, समझो, इवेल्युएट करो, इसका क्या मतलब है, और ओपिनियन बनाओ। अभी ऑडिट एविडेंसेस लाते समय अपने को क्या करना पड़ता है? इंक्वायरी प्लस इसमें से कोई भी 6 मेथड्स अभी आज के लेक्चर में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, कॉन्फर्मेशन, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, एनालिटिकल प्रोसीजर, इसमें से कोई भी एक और इंक्वायरी के साथ करना है। तो इससे काम मिलता है ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंसेस से क्या दो चीजें कंफर्म होती है? दो चीजें ये होती है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं, या कंट्रोल्स बराबर काम कर रहे हैं या नहीं। दो चीजें अपने को समझ में आ जाएगी। ओके, तो ऑडिटर को क्या करना है? अल्टीमेटली रीजनेबल एश्योरेंसेस देना है। जितने एविडेंसेस ज्यादा रहेंगे उतनी ऑडिट की रिस्क कम रहेगी। ऑडिट रिस्क क्या होती है? ऑडिट रिस्क मतलब मैंने गलत ओपिनियन देना, ये ऑडिट रिस्क है। तो मैंने गलत ओपिनियन नहीं देना चाहिए, गलत ओपिनियन नहीं देना है तो एविडेंसेस ज्यादा जमा करो, सिंपल। हाँ, रीजनेबल एश्योरेंस देना है, मतलब एविडेंसेस, इसके लिए रीजनेबल एश्योरेंस देने के लिए क्या चीजें, दो चीजें चाहिए। एक, एविडेंसेस कैसे होना चाहिए? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, क्वालिटी वाइज एंड क्वांटिटी वाइज बराबर चाहिए, एंड ऑडिट रिस्क लो लेवल पे मेंटेन करनी चाहिए। अभी सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट, सबसे पहले क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वांटिटी के बारे में मतलब कि कितने ऑडिट एविडेंसेस होना चाहिए। रिस्क रिस्क ज्यादा है, ऑडिट एविडेंसेस ज्यादा लगेंगे। रिस्क कम है, ऑडिट एविडेंसेस भी कम लगेंगे। क्वालिटी ज्यादा है तो ऑडिट एविडेंसेस कम लगेंगे, बट उल्टा नहीं चलेगा। क्वालिटी कम है तो ज्यादा ऑडिट एविडेंसेस नहीं जमते। मोर ऑडिटर्स कैन नॉट कॉम्पेंसेट द पुअर क्वालिटी। एक ना धड़ 12 चिंध्या, ठीक है, 12 चिंधे बना के एक ड्रेस नहीं बन सकता है। नेक्स्ट, अफेक्टेड बाय फैक्टर्स सच एज, अभी और कौन से फैक्टर्स है जो क्वांटिटी को डिफाइन अफेक्ट करते हैं? एक तो मटेरियलिटी, मटेरियलिटी ज्यादा, ऑडिट एविडेंसेस ज्यादा। नेक्स्ट इज साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो सैंपल भी ज्यादा रहेगा, पर प्रोपोर्शनेट चेंज यस नहीं होता। नेक्स्ट, हेट्रोजिनिटी, बहुत ज्यादा अलग अलग है, हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है तो सैंपल भी ज्यादा बनेगा। तो रिस्क ऑफ मटेरियल, इनहेरेंट रिस्क, दो टाइप की रिस्क होती है। इनहेरेंट रिस्क जो तो बिजनेस के अंदर ही रहेगी। कंट्रोल रिस्क, कंट्रोल रिस्क मतलब होती है
कि गलती जो है वो इनहेरेंट रिस्क जो है उसको गलती को कम करने के लिए मैंने क्या जुगाड़ लगाया। बीसीए का एग्जांपल दिया था, आई कार्ड चेकिंग, अटेंडेंस चेकिंग, सीसीटीवी कैमरास, ये बीसीए के कंट्रोल्स है। तो ये कंट्रोल्स कितने अच्छे से काम कर रहे हैं इसके हिसाब से रिस्क डिफाइन होती है। और बिजनेस में कितनी रिस्क है ये, तो ये दोनों मिला के रिस्क डिफाइन करते हैं। रिस्क अगर ज्यादा है एविडेंसेस ज्यादा, रिस्क कम एविडेंसेस कम। अगर बीसीए के डेली बेसिस पे आई कार्ड चेकिंग होती है, अटेंडेंस होती है, सीसीटीवी कैमरास होते हैं, स्टूडेंट्स की काउंटिंग होती है, तो ये सबसे रिस्क क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एविडेंसेस भी कम चाहिए। कभी कभार आई कार्ड चेकिंग होती है, कभी कभार अटेंडेंस होता है, मतलब रिस्क ज्यादा है तो एविडेंसेस भी ज्यादा चाहिए। तो ये थे क्वांटिटी के बारे में बात की अभी तक। क्वांटिटी के बारे में क्या क्या था, तीन चीजों से अफेक्ट होता है क्वांटिटी, मॉर्टेलिटी, रिस्क एंड हेट्रोजिनिटी। ठीक है, तो क्वालिटी भी मैटर करती है। तो ये सब होने के बाद अभी अपन आ गए थे क्वालिटी पे, मेरे को जितना याद है। हाँ, तो क्वालिटी, द मेजर्स ऑफ क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंसेस। तो क्वालिटी तीन चीजों से अफेक्ट होती है। सोर्स कहाँ से आया, ठीक है, इंटरनल या एक्सटर्नल, वो आज अपन पढ़ेंगे सब। नेचर, वो विजुअल है, डॉक्यूमेंट्री है, ऑडियो है, क्या है। सर्कमस्टेंसेस, किस सर्कमस्टेंसेस में अपन ने ऑब्टेन किया, प्रेशर में थी क्या मैनेजमेंट या नहीं थी, किस तरीके से। हाँ, तो अपना काम क्या है, वेदर सफिशिएंट, ऐसे 330 बोलता है कि तुमने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस जमा किया, क्वांटिटी वाइज एंड क्वालिटी वाइज दोनों जमा किए क्या। क्यों करना है, अपने को ऑडिट रिस्क कम करनी है। क्यों ऑडिट रिस्क कम करनी है, क्योंकि कंक्लूजन अपने करेक्ट है। घूम फिर के बात किधर आएगी, घूम फिर के बात आएगी कि अल्टीमेटली तुम्हारा ओपिनियन करेक्ट जाना चाहिए, और ओपिनियन करेक्ट देते समय रिस्क कम होनी चाहिए। ओके, ऐसे 200 जो है वो नेचर ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर, किस तरीके से होना चाहिए, कितने टाइम में होना चाहिए, और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के बारे में बोलता है। और ऊपर से ऑडिट एविडेंसेस इंस्टीट्यूट, सामने वाले ने मतलब ऑडिटी ने, बिजनेसमैन ने, क्लाइंट ने अपने को जो दिया उसके ऊपर डिपेंड है। सोर्सेस ऑफ ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन्ड बाय ऑडिट प्रोसीजर एंड टू डिटरमाइन दैट कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड से मैच होते कि नहीं। तो उसके लिए अपने को 6-7 तरीके अपनाने हैं, अपने को ये सब पता है। नेक्स्ट, ऑडिट एविडेंसेस मैटर करते हैं, मोर एश्योरेंस देते हैं जब वो डिफरेंट सोर्सेस से हो। अपन ने सोर्सेस मॉर्निंग के सेशन में देखा था कि इंटरनल एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल के अंदर दो है, इंटरनल इंटरनल, इंटरनल एक्सटर्नल। और नेचर में होते हैं डॉक्यूमेंट्री, विजुअल एंड ऑडियो। तो ये दोनों जितने अलग अलग सोर्सेस हैं उतना अच्छा है। सिर्फ एक रादर देन इंडिविजुअली, एक के ऊपर भरोसे मत बैठो, अलग अलग जगह से करो। इंडिपेंडेंट सोर्स मतलब एक्सटर्नल से ज़्यादा भरोसेमंद रहेगा देन इंटरनली जनरेटेड, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बना है। फिर अपन ने देखा था ऑडिट प्रोसीजर टू बी ऑब्टेन, सॉरी, ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस। तो तीन तरीके हैं। सबसे पहले रिस्क असिस्ट करो। असिस्ट करने के लिए मैंने फायरिंग का एग्जांपल दिया था। असिस्ट करने के बाद उसको रिस्पॉन्स देने के लिए दो तरीके हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। तो रिस्क असिस्ट करने के लिए इन 6 में से कोई भी एक इंक्वायरी तो कंपलसरी करना पड़ेगा। तो अगर ऐसा करेंगे तो अपने को समझ में आएगा कि क्या सिचुएशन है। तो इंस्पेक्शन मतलब क्या था, बेसिकली डॉक्यूमेंट टेस्टिंग था। ऑब्जर्वेशन मतलब घुबड़ के जैसा ध्यान देना। एक्सटर्नल कंफर्मेशन, डेटर से बात करना और उनसे लेना। रिकैलकुलेशन मतलब इनकम टैक्स एंड डेप्रिसिएशन जैसा कैलकुलेट करके डिसाइड करो। री परफॉर्मेंस मतलब वापस से करके देखो। बैंक रिकंसिलिएशन, एनालिटिकल प्रोसीजर, री और रेशियो चैप्टर। इंक्वायरी मतलब बातचीत करो। फिर उसके बाद अपन ने ये देखा कि इंक्वायरी करने से क्या क्या होता है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो पहले से पता नहीं थी वो समझेगी। मैनेजमेंट ने ओवरहेड ऑफ कंट्रोल यूज किया है क्या, मतलब मैनेजमेंट ऐसे काम कर रही है क्या जो उनके पावर, मतलब वो पावर के जो दायरे थे उसको तोड़ रही है क्या, वो देखो। इंफॉर्मेशन दैट डिफर सिग्निफिकेंटली, ऑलरेडी मेरे पास इंफॉर्मेशन है और बात करने से कुछ अलग ही समझ रहा है, दोनों चीज़ों में तफावत आ रही है, डिफरेंस आ रहा है। बेसिस फॉर ऑडिटर टू मॉडिफाई, मतलब ऐसा कुछ बात करने से समझ गया कि मेरे को प्रोसीजर अभी चेंज करनी पड़ेगी। तो इतना सब्सटैंटिव प्रोसीजर एंड टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स इनके बारे में देखा था। इवन एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशंस इसके बारे में भी देख लिए थे कि कब एक्सटर्नल कन्फर्मेशंस लेना चाहिए, सब्सटैंटिव प्रोसीजर के टाइम पे कब है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड सब्सटैंटिव प्रोसीजर में इनवर्स रिलेशनशिप है। तो सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल के एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ना आए, या सब्सटैंटिव प्रोसीजर ही इतना अच्छा करो कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल की जरूरत ही ना पड़े। तो ये सब चीज़ें अपन ने देखी लास्ट लेक्चर में। टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंसेस ये सब भी हो गया था। नाउ वी आर कमिंग टू द रिलायबिलिटी। तो रेलेवेंस मतलब होता है लॉजिकल कनेक्शन, जो भी चीज़ करे उसके पास कुछ लॉजिकल कनेक्शन हो जाए ऑडिट प्रोसीजर का। और ये ध्यान रखा जाए कि हर एक चीज़ों का प्रोसीजर सेम नहीं हो सकता है। से फॉर एग्जांपल अंडर स्टेटमेंट एंड ओवर स्टेट ऑफ अकाउंट पेबल, दोनों के केस में अकाउंट्स पेबल ही है,
पर अगर ओवर स्टेटमेंट है तो मुझे अकाउंट्स पेबल का रिकॉर्डिंग टेस्टिंग करना पड़ेगा, अंडर स्टेटमेंट है तो फ्यूचर में क्या पेमेंट्स हुए, सामने वाले सप्लायर से टेस्टिंग मंगाना पड़ेगा, बैलेंस मंगाने पड़ेंगे। तो दोनों के केस में प्रोसीजर अलग अलग है टेस्टिंग के, देयर कैन नॉट बी वन स्टैंडर्ड प्रोसीजर, सबको एक तरीके से जजमेंट नहीं किया जाता। फिर वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर हो या टेस्ट ऑफ कंट्रोल हो, दोनों के केस में मुझे मिसस्टेटमेंट कब हो सकती है उसके कंडीशंस जानना बहुत जरूरी है कि कौन से कंडीशन में बोला जाएगा कि वो मिसस्टेटेड है। सब्सटेंटिव प्रोसीजर में मिसस्टेटमेंट रहेगा और यहाँ पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में डेविएशन रहेगा, और फिर मुझे ये टेस्ट करना है कि वो कंडीशन प्रेजेंट है या एब्सेंट है, दैट्स इट। नेक्स्ट अपन देखे थे रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब भरोसा, ये वर्ड मैंने बोला रहेगा, जो अपन इन्फॉर्मेशन यूज कर रहे हैं उस पर भरोसा रख सकते हैं। एग्जाम्पल व्हाट्सएप का दिया था, व्हाट्सएप से आने वाली इन्फॉर्मेशन पे अपन भरोसा नहीं रख सकते। तो वो कहाँ से फर्क पड़ता है, सोर्स कहाँ से आ रहे हैं, नेचर किस फॉर्मेट में, डॉक्यूमेंट्री, विजुअल, ऑडियो, सरकम कौन से सिचुएशन में अपन ने उसको लिया है, कंट्रोल्स ओवर इट्स प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस, बनाते समय उसकी तरफ कोई कंट्रोल है क्या। अगर व्हाट्सएप पे मैसेज डालते समय कोई कंट्रोल है नहीं है तो खत्म होगी बात। यूट्यूब पे अगर वीडियो अपलोड कर रहे हो तो वो पूछता है 18+ मतलब अडल्ट कंटेंट है क्या उसके अंदर, बच्चे देख सकते क्या, मतलब कंट्रोल है। और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे तुम लोग है ना रिपोर्ट भी कर सकते हो, मतलब वहाँ पे कंट्रोल है थोड़ा बहुत क्यों ना हो। कोरा ऐप जहाँ पे स्वप्निल सर आंसर्स लिखते रहते हैं, तो वहाँ पे भी ना पॉलिसीज है, अगर कुछ गलत लिखे तो लगे तुम्हारा आंसर निकाल के फेंक दिया जाता है, मतलब देयर इज अ कंट्रोल, तो उस पर भरोसा रखा जा सकता है। समझ में आ रहा है क्या। तो कुछ चीजें भरोसेमंद है, कुछ कुछ वो देखना पड़ेगा कि उसका कंट्रोल कैसा है, तो उसके ऊपर से रिलायबिलिटी बढ़ती है। फिर अपन ने देखा थे रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस इज इंक्रीज, ये इंपॉर्टेंट बोला था मैंने। ये 4-5 चीजों से रिलायबिलिटी बढ़ती है। सबसे पहले इंडिपेंडेंट सोर्स, एक्सटर्नल है तो इंटरनल में भरोसा रख सकते हैं अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है तो। डायरेक्टली ऑडिटर को मिला है, किसी लिंक के थ्रू नहीं मिला तो और ज्यादा है, ओरिजिनल मिलना चाहिए, और डॉक्यूमेंट्री है तो बहुत ही ज्यादा है। ये सब जनरल प्रिंसिपल थे, उसके एक्सेप्शंस पॉसिबल है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, फिर मैंने बोला था ऐसे 580, ऐसे 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से लिख के लेना कि एक आधी चीजों का अपने को चाहिए, और ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, असर्शंस एंड बुक्स रिकॉर्ड्स, ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस में नहीं आते हैं। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑडिट मतलब ये ऑडिट एविडेंस है क्या, क्वेश्चन यस। ये पूरा सपोर्टिंग मतलब ये पूरा ऑडिट एविडेंस है नहीं, इट इज सपोर्टिव ऑडिट एविडेंस, इट इज कोराबरेटिव, ये सपोर्टिव है, ये रिप्लेस नहीं कर सकता ऑडिट एविडेंस को, सपोर्ट कर सकता है। तो जो भी इंफॉर्मेशन नेसेसरी चाहिए उससे लिख के लो। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज काम कर रही कि नहीं वो अपन अलग तरीके से टेस्ट करेंगे, तो इससे लिख के लेंगे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन से कि मैनेजमेंट को कि तुमने तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी की है क्या, पर अपन अलग तरीके से भी टेस्ट करेंगे। हाँ, किससे मंगाना चाहिए, जिन्होंने बैलेंस शीट बनाई है, जिनको पूरा मैटर पता है, उनसे ही रिटर्न रिप्रेजेंटेशन बनवा के लेना चाहिए। क्या बोल के लेना कि मैनेजमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की है। बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, बैलेंस शीट, P&L, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, इंटरनल कंट्रोल इंप्लीमेंट करना, और पूरी इन्फॉर्मेशन दी है कि नहीं, ये सब लिख के ले लो। दे भी सकती है मैनेजमेंट, नहीं भी दे सकती है, दोनों केस में अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करो, नहीं दिए तो रीजंस पूछो। बेसिकली किससे लेना चाहिए, CFO, CEO, TCW रेयर केस में, और जिसको नॉलेज है एक्चुअली, इंजीनियर, काउंसिल, लीगल मैटर्स के लिए ये सब। और ये चेंज हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन, अगर मैनेजमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन बेसिस में टर्म्स एंड कंडीशंस लगा रहे, क्वालिफाई कर रहे, तो तुम पूछ सकते रीजंस, अगर सेटिस्फाइड हो तो ओके, अदरवाइज तुम तुम्हारे एक्शंस ले सकते हैं। फिर मैनेजमेंट से लिख के लेते समय मतलब कब गारंटीड लिख के लेना चाहिए तुमने, ये चारों कंडीशंस में मैनेजमेंट से लिख के लेना चाहिए कि तुमने तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की है क्या। फर्स्ट, जिनके साथ अपन ने ऑडिट का एंगेजमेंट किया, तो ऑडिट करने का डिसीजन लिया था, वो मैनेजमेंट चेंज हो गई, एग्रीमेंट पिछले साल हो गया, अभी 1 साल हो गया, भूल के रहेंगे मैनेजमेंट को, और उनकी तरफ मिसअंडरस्टैंडिंग है कि एग्जैक्टली उनका क्या रोल है, चेंजेस इन सर्कमस्टेंसेस, चेंजेस हो गए, तो ये चारों केस में मैनेजमेंट से लिख के लो कि उन्होंने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की है। फिर अपन आए थे SA 501 ऑडिट एविडेंसेस, ऐसे नंबर पूरे याद रखने, एस के नाम है ऑडिट एविडेंसेस, स्पेसिफिक कंसिडरेशंस फॉर सेलेक्टेड आइटम्स। 3 आइटम कवर होते हैं, इन्वेंट्री, लिटिगेशन एंड प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। तो इन्वेंट्री के अंदर अपने को चेक करना है कि मैनेजमेंट की प्रोसीजर क्या है, वहां पे जाके अपन टेस्ट काउंटिंग करेंगे, परफॉर्मेंस देंगे, और ये चेक करेंगे कि जो एक्चुअल है वही बैलेंस शीट में आ रहा है क्या। अटेंडेंस ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, तुमको वहां पे जाके अटेंड करना है। अगर नहीं हुआ चेक करके ऊपर वाली चीजें चेक करना है। अगर तुम्हारे से नहीं हुआ, अलग डेट पे हो रहा है, क्योंकि
कोई रीजंस है, तो तुमको इन बिटवीन ट्रांजैक्शन के अंदर इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री के अंदर चेकिंग करते समय तुमको क्या देखना है, नेचर ऑफ इन्वेंट्री वो कैसी है, डब्ल्यूआईपी के कौन से स्टेज में है, रिलेट मतलब मटल मिसस्टेटमेंट हो सकता क्या, किस तरीके से है, परपेचुअल एंट्री रिकॉर्ड्स रखे हैं क्या, काउंटिंग कब होती है 31 मार्च को, महीने में 6 मंथली कैसे होती है, थर्ड पार्टी के पास है क्या, ऑडिट एक्सपर्ट की जरूरत है क्या, ये सब चीजें अपन ने करना चाहिए। अगर 31 मार्च को पॉसिबल नहीं है कोई भी हालत में, तो आगे पीछे के कौन से भी डेट पे करो, और इंटरवीनिंग ट्रांजैक्शंस इन बिटवीन टाइम पीरियड के परचेज सेल को तुमको चेकिंग करनी है। फिर अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग इज इम्प्रैक्टिकेबल, अगर तुमको जाना वहां पे पॉसिबल ही नहीं है। देखो छोटे मोटे रीजन है, इनकन्वीनियंस वगैरह ये तो अलाउड ही नहीं है, सी कैन नॉट से कि यार बारिश चल रही है मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं जमता है, ऐसे 200 डे अलाउ ही नहीं करता। इनकन्वीनियंस छोटा मोटा है, जनरल है तो नहीं जमेगा। सच में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, से फॉर एग्जाम्पल की मैंने माइनिंग का एग्जाम्पल दिया था कि पानी उसके अंदर पूरा भर गया, यहाँ पे अपन नहीं कर सकते, काउंटिंग नहीं कर सकते, तो अपन क्या कर सकते, तो इस केस में एडिशनल कोई प्रोसीजर है क्या, चेक करो, अदरवाइज नहीं है बाद में करो, इंटरवेनिंग ट्रांजैक्शन चेक करो। ये सब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हो पा रहा, मतलब बाद में भी नहीं पॉसिबल है, या फिर अपना ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर भी नहीं है, तो फिर कुछ ऑप्शन नहीं है, तुम ओपिनियन चेंज करना यही बेहतर रहेगा। फिर अपन लिटिगेशन मैटर्स देखे थे, कैसे देखेंगे, ये 4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला था। इंक्वायरीज टू मैनेजमेंट इन हाउस लीगल काउंसिल, उनके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के जो लॉयर्स रहेंगे उनको बात करो। रिव्यूइंग मिनट्स ऑफ द मीटिंग, रिव्यूइंग मिनट्स ऑफ द मीटिंग मतलब अगर कुछ इंपॉर्टेंट मैटर तो मीटिंग हुई रहेगी। करस्पॉन्डेंस देखो, और लीगल काउंसिल के एक्सपेंस अकाउंट चेक करो, ये बोला था। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उनको लिखित में फॉर्मेट में मांगने की कोशिश करो, अगर लॉ अलाउ करता है तो एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से लेटर लिख के करो। अगर मैटर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है तो फिजिकली जाके मिलो, और मैनेजमेंट को बोल के उनका एक रिप्रेजेंटेटिव अपने साथ में रखो और फिर मिलो। फिर उसके बाद अपन है एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन SA 505। दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव। पॉजिटिव मतलब आंसर यस नो दोनों भी बोलो, निगेटिव मतलब अगर आंसर नो है तो ही ये करना, नॉन रिस्पॉन्स मतलब रिप्लाई नहीं मिलना। एक्सेप्शन मतलब होता है कि अमाउंट मैच नहीं हो रही है, जो अमाउंट मैच नहीं हो रही वहां पे तुमको ऑडिट करना पड़ेगा। किस तरीके से प्रोसीजर है वो बताई गई है, डिजाइन सेलेक्ट करो, उनको रिप्लाई दो वगैरह। अकाउंट बैलेंस क्या तुम कंफर्म कर सकते हो, तो अकाउंट बैलेंस कर सकते हो या टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट भी वेरीफाई कर सकते हो। साइड एग्रीमेंट्स कुछ नहीं है, ये उनको कंफर्म करना चाहिए। डिजाइनिंग ऑफ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, किस तरीके से भेजना चाहिए, लेआउट, पेपर, इलेक्ट्रॉनिकल, मैनेजमेंट से ऑथराइजेशन लेना, ये सब चीजें अपने को करना है। अगर मैनेजमेंट सपोज अलाउ नहीं कर रही है तुमको भेजने के लिए कि तुम नहीं भेज सकते एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन, तो उनकी रीजन सुनो, रीजनेबल है तो ठीक है, दूसरा तरीका अप्लाई करो। दूसरा तरीका भी नहीं है और उनके रीजन भी अरीजनेबल है, दोनों भी है, तब तुमने क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट से बात करनी चाहिए कि हमको परमिशन नहीं मिली, प्लस तुमने तुम्हारा ऑडिट ओपिनियन चेंज करना चाहिए। ये था इधर तक का एंगेजमेंट। तो ओपनिंग बैलेंस बोलते सबको क्या लगता है कि अमाउंट, अमाउंट नहीं, तुमको सॉरी ये एप्लीकेबल कब है, एक तो फर्स्ट टाइम ऑडिट हो रहा है या पिछले टाइम ऑडिट हुआ है पर अपन ने नहीं किया, किसी और ने किया। जैसे ओपनिंग बैलेंस टेस्टिंग होता है, इनिशियल ऑडिट बोलते तो तुमको अमाउंट आते हैं, अमाउंट नहीं, अपने को अकाउंटिंग पॉलिसीज भी चेक करनी है कि कंसिस्टेंटली अप्लाइड है क्या। अगर चेंज हुए तो प्रॉपर्ली अकाउंटेंट डिस्क्लोज होने चाहिए, जैसे रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिए वगैरह। तो तुमको क्या क्या करना है, अमाउंट चेक करना है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट चेक करनी है, ओपनिंग बैलेंस प्रॉपर्ली लिए है क्या, एविडेंसेस मिले क्या उसके, अदरवाइज कुछ प्रोसीजर फॉलो करो। मिसस्टेटमेंट है क्या वो देखना पड़ेगा। अगर तुमको ऐसा पॉसिबल लगा, इसके लिए आम का एग्जांपल दिया था, आम बाहर से काला है तो तुमको डाउट आया, डाउट आया तो फिर टेस्ट करो, टेस्ट करने के बाद नीचे भी सड़ा हुआ दिखा तो तुम कम बोल दो कि अरे सच में प्रॉब्लम है, और मैनेजमेंट को जाके बोल दो। फिर ये तो बोला था अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज हुए तो प्रॉपर्ली अकाउंट फॉर है कि नहीं देख लो। कंक्लूजन्स एंड रिपोर्टिंग रिलेटेड टू ओपनिंग बैलेंसेस, अगर ऑडिट एविडेंसेस मिल ही नहीं रहा है तो अपन ने क्या करना चाहिए, क्वालिफाइड ऑब्लिक डिस्क्लेमर देना चाहिए। ऑडिट एविडेंसेस है तो क्वालिफाइड ऑब्लिक एडवर्स ओपिनियन देना चाहिए। मीनिंग ऑफ रिलेटेड पार्टी, ना मीनिंग ऑफ रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड पार्टी मतलब होते जो AFRF ने बताया वाले, AFRF मतलब AS 18 आता है, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग में भी आता है, कंपनीज एक्ट के लॉज भी है, तो यहाँ जहाँ जो भी रिलेटिव्स डिफाइन किए वो रिलेटिव्स, ओके। अदरवाइज अगर यहाँ पे कुछ साइलेंट है, मतलब एक आधे एंटिटी का ऑडिट कर रहे हो तुमको वहां पे कोई लॉज है एप्लीकेबल नहीं है, उस टाइम पे रिलेटेड पार्टी क्या लेना चाहिए, तो रिलेटेड पार्टी का अपन ने डेफिनेशन देखा था, क्या देखा था, ये वाला, कंपनी उसकी होल्डिंग और डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली होल्डिंग, या इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस कब माना जाता है 20 to 50%, या सेम अपन जिसको ऑडिट कर रहे हैं उसकी सब्सिडरी इनडायरेक्ट
स्टेट सब्सिडरी या किसी के ऊपर इन्फ्लुएंस है, तो ये पूरे रिलेटेड पार्टीज माने जाएंगे, या कॉमन ब्रांड नेम के अंदर के सभी रिलेटेड पार्टीज माने जाएंगे। तो ये सब अपन ने देखा था। गवर्नमेंट कंपनीज कभी भी रिलेटेड पार्टीज नहीं रहती है, अगर सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है तो ही। रिस्क है क्या रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन, अगर आर्म्स लेंथ प्राइस पे है, अनरिलेटेड पार्टी के जैसे साथ जैसे होते हैं वैसे है, तो नो रिस्क। रिस्क कब हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है, जैसा मैंने मॉर्निंग में बताया था, दुबई से सिंगापुर से, वैसे कॉम्प्लेक्स है, देन यस बैलेंस कंफर्म नहीं हो रहे, यस देन मटेरियल मिसस्टेटमेंट की रिस्क है। तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए, ऑडिट एविडेंसेस लेना चाहिए कि प्रेजेंटेशन हुआ है क्या, बस अपना उतना काम है। प्रेजेंटेशन नहीं हुआ तो भी बैलेंस शीट सही है क्या, नहीं है, तो फ्रॉड होने के चांसेस है क्या, चेक करो। ओके, तो फिर अपन रिलेटेड पार्टी के साथ कोलिजन होकर रिस्क होने का सबसे ज्यादा ये होता है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखो, प्लानिंग करो, ये अपने हाथ में है। फिर अपन आए थे कंसेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर। ट्रू एंड फेयर मतलब मैंने बोला था कि अकाउंट्स के अंदर तुम्हारे IFRS आने वाले CA फाइनल में, वहां पे भी काम आएगा। ट्रू एंड फेयर का मतलब होता है अनक्वालिफाइड ओपिनियन, मतलब ट्रू एंड फेयर सब कुछ सही है। तो सब कुछ सही मतलब क्या क्या, एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस P&L एंड बैलेंस शीट आइटम्स पूरे अकाउंटिंग पॉलिसीज के साथ है क्या, देखो मतलब में कौन सा ट्रांजैक्शन ओमिटेड नहीं होना चाहिए, ट्रू एंड फेयर है क्या, वो देखना है। तो ऑडिटर हैज टू सी क्या देखना है, ये अपना पार्ट अभी तक जो भी था वो रिवीजन पार्ट था, अभी का जो पार्ट है वो